आज हम प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 5 देखेंगे। सवाल नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। प्रश्न क्या कहता है कि हमारे पास एक संख्या है 6 की घात n, 6 की घात n, जहाँ पर n एक प्राकृत संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है। तो प्रश्न कहता है कि अगर इस n की जगह एक प्राकृत संख्या रखें और इसको खोल दें, मतलब इसका जो भी उत्तर आए, तो उत्तर आएगा तो कोई भी एक नंबर आएगा, कोई भी एक संख्या आएगी। तो वो पूछ रहा है कि क्या वो संख्या जीरो पर समाप्त होगी, मतलब उसका अंतिम अंक शून्य होगा या नहीं होगा। हमें पता है n क्या, जो प्राकृत संख्या होती हैं वो क्या होती हैं, 1 2 3 4, ये आगे जितनी भी चली जाएं ये सारी प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो प्रश्न क्या कहता है, मान लो n की जगह हम 3 रखते हैं, तो n की जगह हमने 3 रखा, एक प्राकृत संख्या रखी, और इसको अगर हम खोलते हैं तो 6 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 6 को 3 बार गुणा करना पड़ेगा, तो इसको खोल के कोई नंबर आएगा। इसी तरह वो कहता है कोई भी प्राकृत संख्या रखो यहाँ पे, और फिर वो जो उत्तर आएगा तो क्या वो शून्य पर समाप्त हो सकता है या नहीं हो सकता, ये हमारा प्रश्न है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम एक विभाज्यता का नियम है, भाग होने का नियम है। वो क्या है कि यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है, मान लो किसी संख्या के पीछे अंत में शून्य आता है, क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई ऐसी संख्या आएगी क्या जिसके पीछे शून्य है, मतलब जैसे 4530 है, इसमें अंतिम अंक शून्य है। तो ऐसे ये पूछ रहा है कि अगर n की जगह एक प्राकृत संख्या रखें और उसको फिर उसका एक आंसर निकालें, मतलब जो संख्या है, तो क्या वो शून्य पर समाप्त होगी, ये क्वेश्चन है। तो हमारा विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी नंबर, किसी संख्या के पीछे शून्य है तो वो 10 से भाग जरूर होती है, और अगर 10 से भाग होती है तो वो 2 और 5 से भी भाग होगी, मतलब 10 से भी भाग होगी और 10 के जो गुणनखंड होते हैं 2 और 5, उससे भी भाग होगी। तो इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, हम इस क्वेश्चन में ये जांच करेंगे कि क्या ये 2 से भी भाग हो रही है और 5 से भी भाग हो रही है। ये विभाज्यता का नियम है कि यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है, यदि किसी संख्या के लास्ट में शून्य आता है तो वो 2 से भी भाग होगी, 5 से भी भाग होगी, कंपलसरी है, मतलब उसके गुणनखंड में 2 भी आएगा 5 भी आएगा। तो हम इस प्रश्न को इसी आधार पे करेंगे, हम इसके गुणनखंड निकाल कर देखेंगे और चेक करेंगे कि क्या इसके गुणनखंड में 2 भी आता है 5 भी आता है। तो इसके आधार पे हम इस सवाल को करेंगे, क्योंकि ये विभाज्यता का नियम है कि जो संख्या शून्य पर समाप्त होती है उसके गुणनखंडों में 2 भी आता है और 5 भी आता है। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या अंक शून्य पर समाप्त होती है, अंक शून्य पर समाप्त होती है तो क्या होगा, हमें पता है, तो वह क्या होगी, 10 से विभाजित होगी, 10 से विभाजित होती है, या 2 और 5 से भाग
होती है। मतलब यदि किसी संख्या के अंत में शून्य आता है तो वो 2 से भी भाग होगी, 5 से भी भाग होगी। तो हम 6 की n के गुणनखंड निकालेंगे। 6 की n के गुणनखंड, अब 6 की n के गुणनखंड निकालेंगे हम तो क्या होंगे, इस 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है अगर 6 के हम गुणनखंड निकालें तो वो 2 से जाएगा और फिर 3 से जाएगा, तो उसके 6 के गुणनखंड 2 गुणा 3 आएंगे। तो हम इस 6 को 2 गुणा 3 लिख सकते हैं और ऊपर इसकी घात है n, और इसको अगर हम खोल दें तो 2 की घात n और 3 की घात n, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि ना तो 5 इसमें नहीं आया, 2 आया हुआ है, 3 आया हुआ है इसके गुणनखंडों में। और क्वेश्चन में कहता है कि जो n है एक प्राकृत संख्या है, मतलब हमें प्राकृत संख्या रखनी है। तो फ़र्ज़ करो भाई, मैं मान लो उदाहरण के लिए n का मान मैं 3 रख के देखता हूँ, कोई भी मैं उदाहरण के लिए रख के देख रहा हूँ। तो 2 की घात 3 और 3 की घात 3 हो जाएगा। तो 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 2 को मैं 3 बार लिखूँगा और 3 को भी 3 बार लिखूँगा। तो माना 2 तो आ रहा है, इसमें 3 भी आ रहा है, लेकिन इसके गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा। इसी तरह हम n की जगह हमने 3 प्राकृत संख्या रखी, 3 की जगह 4 रख कर देख सकते हैं, 5 रख कर देख सकते हैं, कोई भी एक प्राकृत संख्या रख के देख सकते हैं। तो प्राकृत संख्या जब हम रखेंगे तो केवल क्या होगा, 2 और 3 उतनी ही बार लिखा जाएगा, 5 तो आने का कोई मतलब ही नहीं है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे कि इसके गुणनखंडों में 5 नहीं आ सकता। और जब 5 नहीं आ सकता तो इसका मतलब ये 2 से तो भाग हो रहा है लेकिन 5 से भाग नहीं हो रहा, इसका मतलब इसके अंत में शून्य नहीं होगा। तो इसलिए हम अब लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखेंगे क्योंकि 6 की घात n के गुणनखंडों में 5 नहीं है। हम लिखेंगे इसके गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः यह 5 से विभाजित नहीं होगी। जब इसके गुणनखंडों में 5 नहीं है तो ये 5 से विभाजित नहीं होगी, अंक गणित की जो आधारभूत प्रमेय है, हम लिखेंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता से यह निश्चित होता है कि 6 की घात n के गुणनखंड में 2 और 3 के अलावा और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है।
हमने क्या लिखा, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता से यह निश्चित होता है कि 6 की घात n के गुणनखंड में 2 और 3 के अलावा और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। मतलब इस ये हमने प्रश्नावली 1.1 के इंट्रोडक्शन पार्ट में देखी थी, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या थी। जो आधारभूत प्रमेय थी वो कहती थी कि कोई आपके पास जैसे अभाज्य संख्या, मान लो अभाज्य संख्या तो हमारे पास 10 है, तो वो कहती थी 10 के अगर गुणनखंड 2 गुणा 5 बनते हैं तो वो कहती थी कि इसके जो गुणनखंड होंगे ये 2 और 5 अद्वितीय रूप से यही होंगे। हाँ, क्रम अलग हो सकता है। मतलब भाई एक व्यक्ति इसके गुणनखंड निकाले, 10 के गुणनखंड निकाले, तो वो मान लो 2 से स्टार्टिंग करे भाग करना, तो तब तो उसके गुणनखंड 2 गुणा 5 आएंगे। और मान लो कोई भाग करना 5 से स्टार्ट करे तो उसके गुणनखंड 5 गुणा 2 आएंगे। तो आधारभूत प्रमेय क्या कहती थी कि गुणनखंड तो 2 ही आएंगे। मतलब 10 के गुणनखंड 2 और 5 आ रहे हैं तो 2 और 5 ही आएंगे, लेकिन क्रम अलग अलग हो सकता है। मान लो जैसे यहाँ पर 2 पहले आया हुआ है, यहाँ पर 5 पहले आया हुआ है, क्रम आगे पीछे हो सकता है लेकिन आएंगे वही। तो अद्वितीय गुणनखंड आएंगे। अद्वितीय का मतलब निश्चित हैं, वही आएंगे, उनके अलावा और कोई नहीं आ सकते। तो यही हमने लिखा कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता से हम क्या कहेंगे कि अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि 6 की घात n के गुणनखंड या तो 2 आ रहे हैं या 3 आ रहे हैं। मतलब इनकी घात तो बन रही है लेकिन इनके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं आ सकता, ये हमें लिखना है। तो हम लिखेंगे कि भाई 6 की घात n है उसके गुणनखंड सिर्फ 2 और 3 ही आ सकते हैं, 5 तो इसमें आने का कोई मतलब ही नहीं है। तो जब 5 नहीं आएगा तो इसका मतलब हम कहेंगे कि ये संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि शून्य पर समाप्त होने के लिए ये कंडीशन है, कंपलसरी कंडीशन है कि वो 2 से भी भाग होनी चाहिए और 5 से भी भाग होनी चाहिए। इसलिए हम लास्ट में अपना उत्तर में क्या लिख देंगे, अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। इसका मतलब हमें पता चला जांच करके कि 6 की घात n में n अगर कोई प्राकृत संख्या रखें तो उसके अंत में शून्य नहीं आएगा। ये हमारा सवाल पूरा हो गया।